गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज की क्लास ट्वेल्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, आपसे दो बातें हो जाए तो बेहतर है। पहला कि आप ये पूरे ट्वेल्थ के चैप्टर्स जितने भी हैं, मैं आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितने भी हैं कई पार्ट्स में मैं आपको दूंगा। ये लेसन 1 है। तो सबसे पहले हर चैप्टर के पहले आप इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़िएगा। अभी कई मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम है कि आपका क्लास 10th 11th कोरोना था, तो उसमें आप पढ़ नहीं पाए होंगे। तो जिन बच्चों ने 11th 10th या जिनके मैथ्स और केमिस्ट्री वीक है, उस पार्ट्स को मैं इसके साथ साथ आपका कवर करता चलूंगा। जी हाँ, आपको जानना जरूरी है। कुछ केमिस्ट्री कुछ मैथ्स आपको जानना जरूरी है। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप टेंशन ना लें, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, बातें बाद में भी होती रहेंगी। अभी इंट्रोडक्शन में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। जैसा आप स्लाइड अभी एक नजर देखिए तो आप गौर करेंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। देखो, बहुत सारी बातें मैं ऐसे बताऊंगा जो शायद आपका डायरेक्ट टॉपिक बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड में जितने टॉपिक आएंगे बिना इसको समझे उसको कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को जानने के लिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर क्या है, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का एप्लीकेशन क्या है, इन चीजों को आपको समझना होगा। वो मैं पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन में आपको इन्हीं बातों को बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी कोई बैटरी है, मोबाइल चार्ज है, चार्जर है, आपका कोई सेल है, कार कार के जो आपकी बैटरीज होती है, इन्वर्टर है तो बैटरी जानते होगे। बैटरी में क्या होता है बेटा, बैटरी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। तो जो बैटरी के अंदर जो चार्ज होते हैं, ड्राई सेल भी होते हैं, तो वो चार्ज कैसे बैटरी चार्ज होती है, कैसे डिस्चार्ज होती है। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो कैसे बिहेव करेगा, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर कोई चार्ज बहुत स्पीड में जा रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में जानना होगा। तो ये तो सारी बातें थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपको पढ़ना था। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से बात आती है चार्ज की। तो चार्ज तो कहीं भी है तो यूनिवर्स के अंदर ही। अगर चार्ज की बात करें तो हमें थोड़ा सा आपको बेसिक लेके चलना पड़ेगा। कहाँ से? देखो, कोई भी चीज दुनिया में है, मैंने ऑलरेडी इस पर कई लेक्चर्स बना रखे हैं, बट फिर भी वापस मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो, मैटर जो होता है, कोई भी चीज, मास मास जो होगा वो क्या होगा, कई फेज में हो सकते हैं ना, कई उसके स्टेट्स हो सकते हैं, जो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स के। और जो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। देखो, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ाते चले जाओगे, सेम मास अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये तो आपको पता ही है। जैसे आइस है 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। आइस बर्फ से पानी बन जाएगा, फिर पानी से क्या बनेगा, वेपर बन जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर प्रेशर को भी इंक्लूड कर दें तो कहानी और बदल जाएगी। उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी। जी हाँ, यदि हम प्रेशर कुकर की बात करें, और भी तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। कैसे? प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करा के। तो ये सब हमें कॉन्सेप्ट समझना है, मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। आप जब भी ये लेक्चर सुने, अकेले में सुने और कंसंट्रेट करें। जब कोई बात आपको थोड़ी सी डेप्थ की लगे, पॉज कर दें, रोक दें वीडियो और आत्ममंथन करें। ओके। तो भाई, एक चीज तो मैटर, कोई भी मैटर है, मास है, तो मास है तो सॉलिड लिक्विड गैस है, सॉलिड है लिक्विड या गैस है, कि बना किस चीज से बेटा? एटम से। किस चीज से बना है ये? एटम से बना होगा। अब एटम क्या होता है? एटम होगा न्यूट्रल। जनरली एटम न्यूट्रल होते हैं। अब न्यूट्रल है तो क्या सारे एटम न्यूट्रल होंगे? तो एटम चार्ज क्या होता है फिर? एटम पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा? जैसे कि हम बात करें तो सोडियम है, सोडियम प्लस बनाना चाहेगा, क्लोरीन माइनस बनाना चाहता है। ये क्या चीज होती है, ये क्यों चाहता है? ये चीजें थोड़ी गहराई में आप एक बार समझ लेंगे तो आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बच्चों को तो क्लियर भी होगा, बट थोड़ा सा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बढ़ाएं। ठीक है।
अब देखिए ये सारा मास और आपका जो इसमें एनर्जी, जो आपका इस पे चार्ज है, जो ये सारी चीजें हैं, ये इसकी चरित्र है ना, हर मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, इसी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ये इसका एक नेचर है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजों को ध्यान दीजिए, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये मैं ब्रीफ में अभी डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, फिर क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इसको हम कैसे समझें कि क्वांटाइजेशन क्यों होता है। चार्ज आपने देखा होगा 1 कूलम होता है, या इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मैग्नीट्यूड की बात करें कूलम, लगभग इतना, इतना ही क्यों होता है, ये 100 200 300 क्यों नहीं होता, क्या इससे कम भी हो सकता है, क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है, कौन तय करेगा कि इतना ही होगा, हमें कैसे पता चला कि इतना ही होगा। तो इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। ओके बेटा, नाउ सी, जैसे आपकी कोई भी पहला पहला एक एक टॉपिक करके अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जब आप किसी को देंगे, देखो ये क्या होता है पैसे जान जाइए, जब गैसेस स्टेट में कोई भी एटम है, अब इस एटम में क्या होता है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और बाहर में क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, के सेल एल सेल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, वो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोलम्बियन फोर्स, उसी के बारे में डिटेल आपको जानना है। अच्छा, अब देखो जब ये कोई प्लस चीज अपोजिट चार्ज आपको पता है अट्रैक्ट करता है, ये सब हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना होगा। तो इसके बीच में अगर एक बॉन्डिंग फोर्स है, तो भाई वो आपको देना होगा बाहर से, तब जाके इस इलेक्ट्रॉन पे, इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसकी पकड़ कमजोर पड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो कोई भी, जैसे सोडियम की बात करें, तो सोडियम को मैं शॉर्ट में लिखता हूं ताकि हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, 281 है। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देनी होगी, यस यू हैव टू गिव दैट एनर्जी, देनी होगी, देनी होगी, यू हैव टू गिव दैट एनर्जी। तो क्या बनेगा, ये सोडियम प्लस आयन बनेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। चलिए इसकी जन्म कुंडली बना के देखते हैं। तो पहले तो सोडियम में क्या था बेटा, अगर इसका हम बात करें तो 2 8 10 1 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। ठीक है, न्यूट्रल का तो कोई रोल नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। अब अगर सोडियम प्लस की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें आपका फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी कितने हो गए, 10। तो हम क्या कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब कि एक इस पे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज, प्रोटॉन तो कभी आता जाता नहीं है जनरली, क्यों, ये न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है। तो याद रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन ही बाहर से आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक प्रोटॉन मान लेते हैं बढ़ गया। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे। सेम अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन के केस में 287 है। अब ये बाहर से अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे कि ये निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। इसको हम आयन भी बोलते हैं, इसको निगेटिव आयन बोलेंगे, इसको पॉजिटिव आयन बोलेंगे। अब बेटा समझ में आया व्हाट इज आयन। आयन इज डिफाइंड, कोई भी एटम में जब भी आप कोई चार्ज रिमूव कर देते हो या उस पर कोई चार्ज डाल देते हो एक्स्ट्रा, तो आयन फॉर्म हो जाता है। अब ये आयन दो टाइप होगा, सो सिंपल, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव आयन होगा। अब हम ज्यादा केमिस्ट्री में जा रहे हैं, तो हमें इतनी केमिस्ट्री नहीं आती, हमें तो सिंपल ये जानना है बेटा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगेगा कि बॉडी कब पॉजिटिव चार्ज होगी, कब निगेटिव चार्ज होगी, व्हाट इज चार्ज। नाउ सी, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी लिबरेट करेगा, उस एनर्जी को कहते हैं। वहां इसका भी फिलहाल फिजिक्स में आपके लिए आयोनाइजेशन जानना ज्यादा जरूरी था।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी किन किन बातों पर डिपेंड करेगी? एटॉमिक नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर मतलब इसके सेंटर में कितने प्रोटॉन्स हैं, राइट, और रेडियस पे। तो देखो एटॉमिक नंबर अगर अलग अलग होगा, अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा Z1 Z2, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बदल जाएंगे। तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज उसकी संख्या भी बदल जाएगी, ये फोर्स भी बदल जाएगा। तो दो एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होगा, ठीक है। अब कौन सा एटम जल्दी चार्ज, मैं ये क्यों बता रहा हूं समझो। अगर आपने एक प्लास्टिक की स्केल ले लिया, प्लास्टिक क्यों ले लिया? देखो इसका एप्लीकेशन ना, दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों पढ़ें? क्या चीज थी जो हमको समझ में नहीं आ रहा था? वो था बेसिक फंडा। अब ये क्लियर हो गया, आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये प्लास्टिक की मान लो स्केल है या कॉम्ब है ना, रबड़ है, कुछ भी ले लीजिए आप। प्लास्टिक की कॉम्ब है, प्लास्टिक का स्केल है, ये इंसुलेटर होना चाहिए। ये इंसुलेटर होगा तभी तो चार्ज यहाँ होल्ड करेगा। अब आपने फ्रिक्शन किया तो इस पे आपने एक चार्ज जनरेट कर दिया मान लो। अब ये चार्ज क्या करेगा? जो भी इसके पास मटेरियल लाओगे उसको अपोजिट चार्ज को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, सेम चार्ज को रिपेल करेगा। आप देखो जैसे ये यहाँ है तो ये सेम चार्ज को रिपेल करेगा। तो सेम चार्ज को रिपेल करेगा तो हम कह सकते हैं ना, जो इधर बचा तो यहाँ पे निगेटिव कम बचा, निगेटिव कम बचा मतलब पॉजिटिव है ये। अब समझ में आया? पॉजिटिव को नहीं खींचा, इसने निगेटिव को रिपेल किया। वैसे भी मैं फिर से बता रहा हूँ, पूरी फिजिक्स में याद रखना, मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन कम होना मतलब पॉजिटिव होना, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना मतलब निगेटिव होना। क्लियर? ओके, ये सिंपल फंडा है इसका। कोई ना, ये अपने अंदर एक तर्क, लॉजिक डेवलप करो। जब अपना लॉजिक बनता जाएगा तो आपको अपने आप स्ट्रेंथ आती जाएगी। अब जब ये आपका कोई भी अपोजिट चार्ज है तो आप देखेंगे कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से दो चीजें समझ में आई क्या? निगेटिवली चार्ज क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है। तो सेम चार्ज अट्रैक्ट करता है या सेम चार्ज रिपेल करता है, राइट। बस ये दो चीजें आप याद रखिए, दैट सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। आपको ये पता भी होगा, बचपन से याद होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, रिपेल करेंगे। और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ओके, ठीक। अब हम बात करेंगे कि 12th में हमें करना क्या क्या है चैप्टर 1 में भाई। तो चैप्टर 1 में आपको देखिए, जब चार्ज आप समझ गए हैं तो और भी चीजें समझिए। अभी इसके साथ में आपको एक चीज मैं और बताऊंगा कि ये क्वांटाइज्ड क्यों होता है। Q इक्वल टू जो आता है NE, आपने पढ़ा होगा NCERT 12 चैप्टर 1 में, Q इक्वल टू NE, N के मल्टीपल में चार्ज होगा। यानी कि कोई बॉडी पे यदि चार्ज है तो ये चार्ज या तो 500 टाइम इलेक्ट्रॉन होगा या 50,000 इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी होगा ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन का। कभी भी 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये लिखना गलत है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इंटीग्रल मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, राइट। तो चार्ज की जो स्टडी हम करेंगे, देखो इसकी जो स्टडी होती है बेटा, ये दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या क्या होती है ये आप समझ लें, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। एक तो आपका होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक मींस व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक रुका हुआ, रेस्ट पे। तो जो चार्ज पार्टिकल आपका फिक्स है अपनी जगह पे, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है, रेफरेंस टू एनीथिंग अर्थ, कुछ भी ले लीजिए। तो जब इसमें मूवमेंट नहीं है, इसमें मोशन नहीं है, ये रेस्ट पे है, तो इसका बिहेवियर की जो पूरी स्टडी होगी, जैसे कि प्लस चार्ज को क्या करेगा, यहाँ पे हम Q1 Q2 Q3 या फिर हम निगेटिव चार्ज रख देते हैं तो ये क्या करेगा, ये सारी स्टडी जो आपको करनी है वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के ब्रांच में करनी होती है। दूसरा आपका आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, दैट इज योर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स मींस मोशन, राइट। यानी कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है
मूव कर रहा है, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा वो आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए बाय बाय, है ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ दें। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की अब आगे बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा वो हम बताते हैं, और चैप्टर 1 में शुरू भी कर दूंगा इसी लेक्चर में। नेक्स्ट चैप्टर से टू दी पॉइंट हम सीधे सीधे सिलेबस कवर करेंगे। इस लेक्चर को आप 1 या 2 बार जरूर सुने, ताकि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, चार्ज, क्वांटाइजेशन, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसमें कूलम्स फोर्स को पढ़ना पड़ेगा। कूलम्स फोर्स, कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स क्या कहता है, ये 2 पॉइंट चार्जेस पे लगता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पे लगता है, यानी पॉइंट जो रेस्ट पे होंगे उसी पे कूलम्स लॉ लगेगा। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होगा, इसके बाद आपका पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब में एक ही चीज कॉमन है। फिर आपके कैपेसिटर्स आएंगे, कैपेसिटर, राइट, कैपेसिटर आएंगे। यहाँ जितने भी केस आप पढ़ रहे हैं बेटा, सब में चार्ज जो है वो रेस्ट पे है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ये बात आप गौर कर लेना। कोई स्थिर चार्ज को रखकर इसकी वजह से ही हम दूसरे चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, क्या इसका पोटेंशियल होगा, ये चीजों को आपको इस पूरे यूनिट में पढ़ना है। मैंने ब्रीफ में आपको पूरी यूनिट बता दी कि इसमें क्या क्या करना है, और आने वाले लेक्चर्स में आपको सिस्टमेटिक वे में एक एक कवर कराता जाऊंगा। ठीक है बेटा। अब बात आती है क्वांटाइजेशन की, राइट। तो क्वांटाइजेशन, आपका क्वांटाइजेशन का मतलब क्वांटाइज्ड हो जाना, राइट, क्वांटाइज्ड हो जाना, एक निश्चित आपका फिक्स हो जाना। तो आप अगर किसी बॉडी से किसी बॉडी पे फ्रिक्शन करते हैं, बॉडी 1 टू बॉडी 2, आप इसको रब करते हैं, कैसे भी आप एनर्जी देंगे, तो देखिए इस बॉडी का, देखिए अगर ये डिफरेंट, एक चीज यहाँ गौर करना है ना, अगर ये चीज गौर करना, अगर ये डिफरेंट मटेरियल है, अगर ये डिफरेंट मटेरियल है, तो दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होगा। बोलो सही बात है ना। अभी मैंने बताया था इसका Z1 अलग होगा, इसका Z2 अलग होगा। तो इसको, इलेक्ट्रॉन को लिबरेट, जो जल्दी लिबरेट हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो भाई ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन तो कंजर्व, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा आपका, एक से दूसरी जगह जा सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इसको लेने के लिए कोई बॉडी आना चाहिए, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। गॉट इट। अब छोटी सी एक, आप यूं इसको, आप एक स्टोरी समझिए, क्वांटाइजेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। मान लीजिए कि आप आप कई बच्चे हैं, सपोज करो, देखो स्टोरियां आपको खूब मिलेंगी फिजिक्स में, मैं खूब सारी आपको स्टोरी सुनाऊंगा, और स्टोरी के लास्ट में आप खुद तय करना आत्ममंथन करके कि आपने इससे फिजिक्स का कौन सा कंसेप्ट सीखा। ओके, सो सपोज ये सारे बंदे हैं, कितने बंदे हैं यहाँ पे, 4 स्टूडेंट्स हैं बॉयज, और आपने 1 रुपए का कॉइन जो होता है ना, कॉइन, आपके पास ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं ऐसे, ठीक है। मान लीजिए आपको आपका 100 कॉइन है, और आपने 100 कॉइन को इनकी ओर उछाला, ठीक है, कि बेटा कैच करो, आप कंपटीशन खेल रहे हो कैच करने के लिए। अब कैच करते समय देखो क्या हो सकता है, ये 25, ये 25, ये 25, ये 25, है ना, आप ऐसे समझ लो, या आप 25 25 सिक्के में प्रॉब्लम हो सकती है, तो 25 में सिक्के हो सकती है, आप 10 कॉइन मान लो, आपने 10 कॉइन दिया, तो 10 कॉइन में हो सकता है कि 100 वाले में, ये मान लो कि सारे, आप ये मान लीजिए कि सारे कॉइन्स आपने थोड़े थोड़े करके फेंके और बच्चों ने कैच किए। अच्छा, अब 25 25 25 25 से 100 हो गए। ये भी तो हो सकता है ना कि जब आपने 10 कॉइन फेंका, तो 4 बच्चों में किसी बच्चे ने 4 ले लिया, किसी बच्चे ने 4 ले लिया, किसी बच्चे ने 1 ले लिया, और किसी बच्चे ने 1 ले लिया, तो ये 10 पॉइंट बराबर हो गया, राइट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक कॉइन और एक कॉइन, और एक बच्चे ने 7 कॉइन ले लिया, तब भी आपने 10 ही कॉइन फेंके थे, राइट। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि किसी बच्चे के पास, इसके पास 1.5 कॉइन हो और इसके पास 2.5 कॉइन हो जाए, 2.5, सोचो।
और यहाँ 3 हो, यहाँ 3 हो। इज इट पॉसिबल? नो। क्यों? कॉइन है भाई, 1 रुपया का, ये सिक्के को कैसे बांट देगा? स्टील के सिक्के को काट नहीं सकता ना। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल में ही जाएगा। आपका 7 कॉइन भी किसी के पास जा सकता है, 1 कॉइन भी किसी के पास जा सकता है। इसी टाइप से अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब भी कोई गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 200 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेकिन ये इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। जैसे यहाँ क्वाइन इंटीग्रल मल्टीपल में था। इसको एक साइंटिस्ट है, आपको नाम बता देता हूँ जानकारी के लिए, ये आपके याद मत रखिए इसको, मिल्कन्स है ना, मिल्कन्स आयलडार्फ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके क्वांटाइजेशन को इन्होंने प्रूव किया था। इन्होंने क्या काम किया था वो मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया बेटा कि एक वो होली वाला देख रहे हो ना, पिचकारी जो होता है ना, तो स्प्रेयर से इन्होंने क्या किया, कुछ आपके ऑयल के ड्रॉप्स डाल दिए और इन्होंने कुछ एनर्जी दी। एनर्जी में इन्होंने क्या देखा कि ड्रॉप्स अलग अलग एनर्जी जो है वो जो भी जितना भी चार्ज एक्यूमुलेट कर पाएगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल था इलेक्ट्रॉन्स का। और वो जो इंटीग्रल मल्टीपल था वो एक मिनिमम इकाई ही रिपीट कर रही थी, एंड दैट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये थी कहानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इसका मैग्नीट्यूड कहाँ से आया? यानी कि किसी चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन को पाया गया, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पाया गया, किसी में 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पाया गया, लेकिन ये सब इंटीग्रल मल्टीपल में ही थे। इस तरीके से आप फिजिक्स का फंडामेंटल कंसेप्ट समझते हुए चलें। नेक्स्ट क्लास हम कूलम्स लॉ कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से समझें और अपने पॉइंट्स फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग रखें। कहीं नहीं जाना है, एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिए, मोर देन इनफ है आपके बोर्ड के लिए। थैंक यू बेटा।